नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इस समय जो चर्चा कराई जा रही है वो जनसंख्या नियंत्रण। भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार इसके विषय में कहा है कि ये जनसंख्या वृद्धि नहीं है बल्कि ये जनसंख्या विस्फोट है। पहले तो ये लोग अपने शब्दावली को और अवधारणा को दोनों को शुद्ध कर लें कि ये जनसंख्या वृद्धि नहीं है बल्कि जनसंख्या विस्फोट है। और कुछ प्रवक्ता गिना रहे थे कि भारत का क्या क्षेत्रफल है, दुनिया में क्या क्षेत्रफल का प्रतिशत है और आबादी का क्या प्रतिशत है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने बहुत पहले से ही बताया है कि बताया हुआ था कि भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना चीन है और हम उसकी आबादी को छूने जा रहे हैं। और भारत के क्षेत्रफल का 3.5 गुना से ज़्यादा अमेरिका है। भारत की आबादी 140 करोड़ है जबकि अमेरिका का आबादी जो है 30-35 करोड़ है। और तो ये प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है और ये दुनिया के 18% आबादी को ढो रहा है। तो दूसरे शब्दों में ये भी एक जो है यथार्थ है। और वो ऑस्ट्रेलिया का भी वो उदाहरण दे रहे थे। यूरोप के कई देश हैं और रूस भी है। तो उदाहरण तो तमाम है। उदाहरण के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी लेकर के यह देश करेगा क्या। यह समस्या जो है जो आज जो है रोटी और रोजगार और फिर की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। लेकिन इसी तरह से आबादी यदि बढ़ती रही तो महंगाई कम होना और रोटी रोजगार की बात तो बहुत पीछे छूट जाएगी, बहुत दूर की कौड़ी बन जाएगी। पीने का पानी भी नहीं मौसर होगा, स्वच्छ हवा भी नहीं मिल पाएगी, रहने को ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी। इस तरह की भी समस्याएं आ जाएंगी। तो इतनी गंभीर ये समस्या है आबादी विस्फोट।
या जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट को जैसे बोल रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि नहीं है बल्कि जनसंख्या विस्फोट है। और भारतीय जनता दल ने इसके विषय में कहा है कि अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से एक बार बिल्कुल साफ मन से, निर्मल मन से और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मूल परस्ती, जनभक्ति और अवाम परस्ती की भावना से इस समस्या को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने उनको रखा जाए, समझाया जाए कि यह शुद्धतः बहुत ही गंभीर समस्या है। नहीं, यह बहुत ही गंभीर समस्या है और शुद्धतः एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए कोई भी इसको अपने किसी भी पंथ से इसको कदाप न जोड़े। यह शुद्धतः राष्ट्रीय समस्या है और समझा करके उसके और इसकी जो योजना है, इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो कार्य योजना है या ब्लूप्रिंट है, वह भी देश को बता दिया जाए कि ये इसकी योजना है, ऐसे लागू किया जाएगा। जो लोग इसका जो लोग इस पालन नहीं करेंगे और इस गंभीर राष्ट्रीय समस्या के समाधान में योगदान नहीं करेंगे, उनके लिए इस तरह का दंड का प्रावधान है। और जैसा कि अभी बताया गया कि कोई भी इसको किसी भी पंथ से न जोड़े, कोई भी जो है ईश्वर या अल्लाह को इस समस्या में उसको घसीटने का दुष्प्रयास न करे। यह मानवीय समस्या है और इसका समाधान मानव को ही करना है। तो इस तरह से समझा करके उनके दिमाग में उसको सख्ती से और निष्पक्षता से और अनुशासन के आधार पर इसको लागू करने की तुरंत आवश्यकता है, ताकि जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर के भी विषय में वो बता रहे थे कि जो TFR टोटल फर्टाइलिटी रेट TFR की भी बात बता रहे थे कि जो जिनकी आबादी कम है वहाँ TFR का फार्मूला चलता है, यहाँ तो सब कुछ फेल हो चुका है। और वो सज्जन एक जो उसमें बैठे थे बता रहे थे कि कितने लोग इस तरह से आएंगे, बोलेंगे कि योजना तो बड़ी अच्छी है और आबादी या जनसंख्या को रोकना जरूरी है, लेकिन फिर इसके बाद शुरू कर देंगे किंतु परंतु। तो किसी भी किंतु परंतु को बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए। शुद्ध मन से इसको राष्ट्रीय समस्या समझ करके अपने देशवासियों को वो भी इसको राष्ट्रीय समस्या समझा करके शुद्ध मन से, सख्ती से, अनुशासन के साथ और निष्पक्षता के साथ इसको तुरंत और अविलंब लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल को यदि अपनी आदरणीय भारतीय अवाम आशीर्वाद देकर के सत्ता का उपकरण उसके हाथ में देती है तो वो तुरंत इसको लागू करेगा और इस तरह से लागू करेगा कि जो जनसंख्या वृद्धि की दर धनात्मक है उसको वो ऋणात्मक दिशा में मोड़ेगा और इस कदर मोड़ेगा कि कुछ 60-70 वर्षों में या जो 140 करोड़ की आबादी है वो 30-35 करोड़ के पास आ जाए और तभी जाकर के हमारे जो भारतवासी हैं, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और आदरणीय भारतीय अवाम या हमारी आपकी जो नस्लें हैं, आगामी बच्चे हैं, वो सुखी रह पाएंगे। अब आ जाइए इस पर कि भारतीय अवाम ताकत दल ये मानते हुए कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है, हमारे संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है जिससे कि
यह हमारा देश और उसकी व्यवस्थाएं, उसकी संस्थाएं उसी भारतीय संविधान के द्वारा नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड हैं, संचालित हैं, कंडक्टेड हैं, निर्देशित हैं, डायरेक्टेड हैं और आदेशित हैं, मैंडेटेड हैं। इसी कारण हमारा यह देश भारतवर्ष भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। इस यथार्थ को प्रत्येक हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको अच्छी तरह से समझ ले। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि इस यथार्थ के रहते हुए भी कितने शरारती तत्व और शरारती या खुराफाती मानसिकता के लोग इससे इतर बातें बोल करके वो भरमाते रहते हैं। कोई उसको हिंदुस्तान बोलता है, कोई उसको इंडिया बोलता है, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र है। ये सब जो है दिग्भ्रमित और पता नहीं किस मंसूबे से और किसी और अन्य भारत विरोधी मंसूबों से बोला करते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र और इस संबंध में जो हिंदू राष्ट्र बोलने वाले भी बड़े धृष्ट और खतरनाक मंसूबे से बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और तर्क भी देते हैं कि जैसे कि आरएसएस है ना, आरएसएस वो कहता रहता है कि ये तो हिंदू राष्ट्र है। और कोई पूछता है कि भाई ये देश तो संविधान से सही चलने वाला है, इसलिए भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है? तो फिर वो आगे भी वो कुतर्क ही देता है आरएसएस वाला या आरएसएस का जो सरसंघ संचालक या उसका जो मुखिया है, कहता रहता है कि हम तो जितने लोग हैं भारत में रहने वाले सबको हम हिंदू मानते हैं। सवाल है कि उसके मानने से क्या होता है? भारत का संविधान क्या मानता है इसके महत्व की बात है। भारत का संविधान प्रत्येक देशवासी को भारतीय नागरिक मानता है, भारतीय मानता है। तो वो जो खुराफाती दिमाग का है आरएसएस वाला, आरएसएस चीफ कहता है कि हम सबको हिंदू मानते हैं, उसके किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि उसी आरएसएस की जो खुराफाती मानसिकता और मानसिकता का है, उसी के की जो राजनीतिक उपज है बीजेपी, यह भी कम खुराफात नहीं करती है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे के बूते वो जो है फिर पंथ को, माने हिंदू सनातन पंथ को वो राजनीति में मिलाने की, राजनीति में घालमेल करने की वो साजिश करती रहती है। और इसीलिए बराबर हिंदू बोला करती है। उसको आईना दिखाने की जरूरत है कि भाई इस हमारे राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में और उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किसी भी पंथ, चाहे वह हिंदू सनातन हो, चाहे वो इस्लाम पंथ हो, चाहे वो ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो या अन्य कोई पंथ हो, इसकी कोई भूमिका नहीं है। भारतीय अवामता के अंदर फिर से स्पष्ट कर रहा है, फिर से अस्पष्टता के साथ कह रहा है कि हमारे भारतीय जीवन में, हमारे भारतीय और भारत के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में, उसकी व्यवस्थाओं के संचालन में, इन सभी में किसी भी पंथ, हिंदू सनातन या इस्लाम या ईसाई या सिख या अन्य पंथ की कोई भूमिका नहीं है। ये इनकी शरारत है कि ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम ले करके एक पंथ, हिंदू सनातन को उसमें घुसेड़ने की और उसमें घालमेल करने की इनकी एक साजिश है। और साथ ही साथ भारत के संविधान की सर्वोच्चता को एक चुनौती है। तो बीजेपी कई रूपों में
देश की जो संप्रभुता है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, उसके साथ जो है वो खिलवाड़ वो करती रहती है। कभी कभी भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कभी कुछ। तो ऐसे दलों से हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, उसको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात जरूर है कि उसके भुलावे में, उसके राष्ट्रवाद के भुलावे में, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भुलावे में अभी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन है जो उसको वोट मिल रहा है, वो सत्ता पर बैठी हुई है, ये सब सत्य है। लेकिन अपनी आवाम को, अपने भारतीय आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल आगाह करना है, उनको जागरूक करना है कि हमारे भारत के राष्ट्र के जो मूल तत्व हैं और जो इसके संचालन के लिए जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देना, और जो उसकी जो हमारा सबसे बड़ा इसका मूल तत्व है, हमारे देश की जो सार्वभौमिकता और सॉवरेंटी, उसके ऊपर जो है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बहाने जो है वो पंथ ला करके, और फिर ये मैंने इस तरह का घालमेल कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वो भारत के संविधान से भी ऊपर है, और फिर भी जो है वो पिछले दरवाजे से, बैकडोर से हिंदुत्व को जो है मैंने राजनीति में, सामाजिक जीवन में, और जो है और फिर उसके सहारे जो व्यवस्था संचालन, शासन प्रशासन में भी वो घालमेल करने की, घुसेड़ने की एक साजिश, ये मैंने आरएसएस के इशारे पर, और जो बीजेपी जो जिस आरएसएस की राजनीतिक उपज है वो ये कर रही है। तो इन बातों को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे जो परम राष्ट्रभक्त थे, परम विद्वान थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या तमाम विद्वानों ने बड़े संघर्ष के साथ, बड़े परिश्रम के साथ, बड़ी लगन के साथ, और अपने विद्वत्व बुद्धि ज्ञान का उपयोग करते हुए, और करीब 3 साल से भी अधिक परिश्रम करके जो संविधान बनाया है, वह इस देश के लिए बिल्कुल अद्वितीय है। उसकी सर्वोच्चता हर हालत में जो है कायम रखी जानी चाहिए। और ये इनका षड्यंत्र है कि वो भारत के संविधान के ऊपर भी वो एक सभ्यता और एक जो है सिविलाइजेशनल कल्चर के नाम पर जो है उसकी सर्वोच्चता को ये सब जो चुनौती देते रहते हैं। बीजेपी वाले तो मैंने जो चूंकि वो शासन वगैरह में है, संविधान की शपथ भी लेते हैं, तो वो उतना मुखर नहीं होते हैं लेकिन जिस भेड़ियों को छोड़ रखे हैं, जैसे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो बोलता रहता है, वो हर जो मूल तत्व है इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के अस्थायित्व के लिए, जैसे भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है, और दुआबी जो संस्कृति है, ये सब जो है भारतीय एकता के लिए बहुत आवश्यक है। उसका जो है हमेशा वो मजाक उड़ा करके उसका उपहास करता है, और उसकी जड़ें वो खोदता रहता है ये गद्दार, इस देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और इस प्रकार के और भी हैं, और इनके विषय में पहले भी बताया गया था कि जैसे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, असदुद्दीन ओवैसी है, और वो शफीकुर रहमान वर्क है, टीएस हसन है, तौकीर रजा है, और नरसिम्हानंद यति नरसिम्हानंद सरस्वती है। इनमें आप लोग गौर से देखेंगे ये और वामन मिश्रम भी है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे का न तो नाम लेते हैं, न तो आलोचना करते हैं।
तो इसी से साबित होता है कि इन सबों का मकसद एक ही है। मैं फिर से अपने आदरणीय भारतीय आवाम से आदरणीय भारतीय आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये सब जो है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, तौकीर रजा हुआ, शफीकुर रहमान वर्क हुआ, टी.एस. हसन हुआ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ और वामन मिश्र इत्यादि सभी, इनकी विशेषता है। और इनको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें, ये कभी भी एक दूसरे का न तो नाम लेते हैं न तो आलोचना करते हैं, बाय एंड लार्ज लगभग। तो इसी से आप सभी लोग समझ लीजिए कि इन समूहों का मंसूबा एक ही है कि हमारे देश में नफरत फैलाना और नफरत फैला करके इसे जो भारतीय समाज का जो हमारा भारतीय समाज है, जिसमें सभी पंथ के लोग हैं, सभी पंथ के अनुयायी, सभी पंथों के अनुयायी भारतीय भाई बहन हैं आपस में साथ में। तो वो ये जो सामाजिक ताना बाना है, इस ताने बाने को कमजोर करना, भारत को अंदर से कमजोर करना, ये इनकी साजिश है। भारतीय जनता दल ने कई बार आशंका भी व्यक्त की है और भारत सरकार मोदी महोदय बीजेपी वालों से भी अनुरोध किया है कि इनकी जांच कराई जाए। निश्चित है कि इनको जो है विदेशी फंडिंग जो है वो जरूर मिलती होगी, और विदेश वाले खास करके जो भारत विरोधी देश हैं, और वो भारत विरोधी देश के विषय में बताया गया है, ये खास करके अमेरिका है, यूरोप वाले हैं, चीन है, और विशेष करके चीन की तो उसकी रणनीति है कि चूंकि चीन भारत से अब वो जान चुका है कि भारत से सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकता, तो बस उसकी दो वो रणनीति बची है, दो रणनीति उसकी बची है। एक तो भारत को बाहर से चारों ओर से घेरना, जिसको बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी नाम देता है, ओबोर का नाम देता है कि वन बेल्ट वन रोड का भी नाम देता है, और बिल्ट एंड रोड BIR का भी नाम देता है, और इस कई नामों से, और जो वो पुराना सिल्क रोड का भी नाम देता है। तो उसके जरिए भारत को घेरने की, बार से घेरने की, कि भाई वो जो है वो म्यांमार को मिलाएगा, और जो है जो साउथ चाइना सी से शुरू करेगा, फिर श्रीलंका को मिला के श्रीलंका को तो उसने तबाह कर दिया, कर देकर अब तो वो तबाह हो गया। इसके बाद वो अपना पैर जमाना चाहता है मालदीव पर, और फिर इसके बाद जिबूती पर। तो इस प्रकार से भारत को इधर से घेरना चाहता, और एक वो बना रहा था चीन जो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो खैर वो कुछ जो बलूचिस्तान भी क्षेत्र पड़ता है CPEC में, तो उसके विरोध के कारण शायद वो खटाई में पड़ने वाला है। लेकिन उसका मंसूबा रणनीति है भारत को बाहर से घेरना, तो दूसरा भारत को अंदर से कमजोर करना। तो भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए दो सशक्त या जो बहुत पोटेंशियल जो भारत के जो दुश्मन हैं, एक तो ये GNPC यानी गांधी नेहरू परिवार चालक चौकड़ी काकस, और दूसरा वाम दल, इनको फंडिंग दे करके जो है भारत को अंदर से जो है वो कमजोर करने की साजिश करता है बराबर चीन। तो ये सब चीन माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीन के ही वो एजेंट हैं भारत को कमजोर करने के लिए, भारत के खिलाफ। तो
और इसीलिए भारतीय जनता दल को भी संदेह है कि इनके इन दोनों के कुछ चक्र में यदि कोई कमी रहती है तो इन समूह को, कौन समूह को, जो ये पुष्पेंद्र जो कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यति नरसिम्हानंद है, वो शफीकुर रहमान वर्ग है, टीएस हसन है और तौकी रजा है, वामन मशरम है, ये सब भी जो है हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति आग उगल करके और पंथ में और पंथ का माने वो पंथ पर आक्रमण करके, जैसे कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमेशा इस्लाम आस्था पर और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर, दोनों पर ये अनर्गल आधारहीन आग उगलता रहता है। वही हाल जो है वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती का है, जो कि वो वास्तविक रूप में वो एक अपराधी है, दीपक त्यागी है वो। तो ये सभी जो है भारतीय जनता दल को काफ़ी आशंका है, ये भी शायद चीन के ही फंडिंग पर भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए ये सब जो है नफरत ये सब फैला रहे हैं। और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी है। तो इनकी जो है जांच की जानी चाहिए। तो ये सरकार जांच अब करे या न करे, या इन देश के दुश्मनों को पाले, उसकी तो फितरत हो गई है। ये जो बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार जो है देश के सभी दुश्मनों को जो है वो पाल रही है। ये उसके राष्ट्रवाद की असलियत है। और हमारे सभी सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से मान लें। इसके दो हथकंडे हैं, एक तो राष्ट्रवाद और दूसरा है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद से मतलब देश के दुश्मनों को पालना, और इनके भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से वो हिंदू सनातन पंथ को थोपना और भारत के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में हिंदू सनातन पंथ को वो घालमेल करना और जो है उसमें मिश्रित करना या उसमें घुसेड़ना। तो इस तरह की यानी दो साजिशें इनकी चल रही। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस तथ्य, इस कड़वे यथार्थ को बहुत गौर से इसको देखें, समझें और सावधान हों, और इनको इस राजनीतिक जीवन से नष्ट में नाबूद करने के लिए भारतीय एकता के आधार पर एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर इन बीजेपी वालों को और या बीजेपी जो राजनीतिक शक्ति है जो इस तरह का ये भारत विरोधी यानी गतिविधि में लिप्त है या सक्रिय है, उसको ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करने के लिए भारतीय एकता के आधार पर एक होकर के इसको साकार करिए, सार्थक बनाइए। तो ये तो रहा बीजेपी का। दूसरा ये एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया का यूट्यूब है, इसके वीडियो के पैगाम के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता का माहौल, और इसलिए आवश्यक है कि भाई हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है, इसलिए सभी और भारत का संविधान कहता है कि हमारे सभी देशवासी वो भारतीय हैं। इसलिए माहौल जो है शुद्धतः भारतीयता का होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इसी आवश्यकता और इसी अनिवार्यता को समझते हुए ये पूरे देशवासियों को, पूरे आदरणीय भारतीय अवाम को समझा रहा है कि भारतीयता के माहौल को
को समझिए, उसके महत्व को समझिए और उसको स्थापित करने के लिए आप इसमें शरीक होइए और इसको आगे बढ़ाइए। यही अनुरोध बराबर जो है आज करीब जो है 3.5 साल साथ हो गए, ये बराबर अनुरोध कर रहा है। और इसमें प्रसन्नता की बात है कि हमारे हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम इस चीज़ को समझने लगी है और इसमें शरीक होने लगी है, भारत के कोने कोने से, यानी कोई कोना छूटा नहीं। और इसमें हमारे मुल्क के साथ जो है जिन लोगों ने गद्दारी की है और पूरे माहौल पर वो कब्जा किए रहे, देश के साथ गद्दारी भी करते रहे और पूरे माहौल पर कब्जा भी करते रहे। और इन्होंने 3 तरह की फौज, 3 तरह का जो है क्या कहने की ये ब्रिगेड या इन्होंने तैयार की थी, यानी ये देश के गद्दारों ने, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, और फिर इसके बाद जो नेहरू की जो संतति जो उसका परिवार बढ़ा और जो पूरे व्यवस्था पूरे माहौल पर कब्जा किए रहा, छाया रहा, उसको जकड़े रहा, पकड़े रहा, तो वो था GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी। और पूरी व्यवस्था पर, चाहे वो संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपका CBI हो, चाहे आपका CNAG हो, चाहे चुनाव आयोग, सबको जकड़ करके 60-70 सालों से। तो ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, तो ये जो है 3 तरह की फौज, चाटुकार इतिहासकारों की फौज, चाटुकार बौद्धिक वर्ग की फौज, चाटुकार मीडिया की फौज और चाटुकार पत्रकारों की फौज। इनके द्वारा इन जो है यानी मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक इनकी देश को लूटने, देश के साथ गद्दारी करने, देश के साथ शत्रुता करने के सारे पापों को ढकना और इनकी झूठी महिमा मंडन करना, इन 2 कामों के लिए GNPC ने चाटुकार इतिहासकारों को, चाटुकार इतिहासकारों की फौज, चाटुकार बौद्धिक वर्ग की फौज, चाटुकार मीडिया की फौज और चाटुकार पत्रकारों की फौज, इन फौजों के विषय में भी भारतीय जनता दल ने कुछ परिचय वो करवाया है। और जो है इनके विषय में जब भी मौका आएगा विस्तार से अपने आदरणीय भारतीय अवाम को बताएगा। तो इनके द्वारा जो है इनके जो गद्दारी के जो पाप हैं, देश के खिलाफ गद्दारी के जो पाप हैं, उनको ढकना और एक झूठी महिमा मंडन का एक औरा, एक माहौल, एक हाइप, एक हवा जो है वो खड़ा करना, ये इन्होंने यही सब किया। और फिर जिन्होंने वास्तविक रूप में इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने जेल की यातनाएं सही, वो अंडमान निकोबार में जो काल कोठरी है उसकी यातनाएं सही, अपने प्राण दिए, फांसी के फंदे पर जो है वो चूमे और अपनी जान दी, उनकी सारी जो है देशभक्ति का, अवाम परस्ती का, मुल्क परस्ती का और कुर्बानियों का शहादत का पूरी जो उसके महत्व को बैक बर्नर में रखने के लिए, पृष्ठभूमि में रखने के लिए, जनता की आंखों से ओझल कराने के लिए इन्हीं के द्वारा, चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चाटुकार मीडिया के द्वारा और चाटुकार पत्रकारों के द्वारा इनको पृष्ठभूमि में रखाते रहे। और पृष्ठभूमि में नहीं बल्कि भगत सिंह को जो है
वो आतंकवादी के रूप में इन सबों ने सरकारी अभिलेख में जो है दर्ज वो करा हुआ है। तो किस दर्जे के ये जेएनपीसी वाले किस दर्जे के जो है वो ये देश के दुश्मन। भगत सिंह को इन जेएनपीसी वालों ने सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के रूप में दर्ज करवाया हुआ है। इस यथार्थ पर इस कड़वे यथार्थ पर मीडिया अपना कंधा साफ करने के लिए एक बार ये मनमोहन सिंह जब ये प्रधानमंत्री थे उनसे सवाल भी कर दिया कि सर क्या ये बात सही है कि हमारे इतने बड़े वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और कुर्बानी शहादत के इतने बड़े आदर्श भगत सिंह को यानी भारत सरकार के अभिलेख में जो आतंकवादी के रूप में वो दर्ज हैं। तब ये मनमोहन सिंह, अब इसको गद्दारी कहा जाएगा, वो इस बात को कबूला, सार्वजनिक रूप से बोला, लेकिन इस तथ्य को थोड़ा घुमा कर बोला। वो बोला कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। बात वही है। तो समझ जाए कि ये जेएनपीसी कितनी खतरनाक और किस कदर इस जो है वो उस देश के दुश्मन है, जो हमारे भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी जो वो लिखवाती है। और यदि इसकी गाथा की जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। उसी जेएनपीसी की आज ये रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। समझ जाइए कि ये भी कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे मुल्क के लिए। अब आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले साल जब लोग भारत के बाहर कोरोना की अवधि में जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे और लोगों की फ्लाइटें जो है कैंसिल हुआ करती थी, तमाम हमारे भारतीय भाई बहन मायूस होकर के मतलब जिनके फ्लाइट कैंसिल हुआ करती थी और बाहर जाने का बस एक ही माध्यम था, एक ही रास्ता था, दुबई था। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम नखड़े थे, मेहराबाद सर्विस है और वो मेडिकल इंश्योरेंस है, तमाम इस तरह की बातों को लेकर के उनके टिकट हमेशा जो है कैंसिल हुआ करते थे। हमारे भारतीय भाई बहन जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मायूस हो करके के लौटते थे। उसी दौरान ये मोदी महोदय ने इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की व्यवस्था किया। तो ये मोदी महोदय किस प्रकार इस गद्दार राहुल गांधी की और पूरे जेएनपीसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। तो यह भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से, और सिर्फ इसी को नहीं, और जितने भी देश विरोधी ताकतें, वाम दलों को और जो टीएमसी है वो भी, तो इस तरह का ये खतरनाक खेल लेना है बीजेपी वाले मोदी जी। देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को उनको पाल करके और उनको सुविधाएं देने के लिए। अरे इनकी मोदी महोदय की मंशा को जरा पढ़िए ना। मोदी महोदय की मंशा को पढ़ने की बहुत अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि मोदी महोदय ने हमारा जो राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी जो है, राष्ट्रीय दिवस के दिन अपने ही दिल्ली पुलिस के जवानों को पिटवा दिया उन देश विरोधी तत्वों के द्वारा जो है प्रदर्शन के नाम पर, यानी उन आतंकवादियों के द्वारा, देश विरोधी तत्वों के द्वारा अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को इन मोदी महोदय ने 400 से 500 की संख्या में वो पिटवा दिया और घायल करवा दिया। देखिए ना इनका, यही तो इनका राष्ट्रवाद है। और उससे भी शर्मसार करने वाली बात है
कि वो पतवंत सिंह पन्नू वो 1 महीने से कह रहा था कि जो भी लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगाएगा उसको वो 1 लाख वो उसको $1 मिलियन, 1 लाख नहीं बल्कि उसको $1 मिलियन देगा। उसके कहने के बावजूद भी उस दिन जो है दिल्ली पुलिस भी वहीं थी। लाल किले में ही एक सेना की टुकड़ी या एक बटालियन या उसका कैंप भी रहता है उसमें। इन दोनों के रहते हुए भी और इन दोनों दिल्ली पुलिस को भी और मिलिट्री को कोई आदेश नहीं था कि वो जो आतंकवादी घटना कर रहे थे कि चढ़ करके अब हमारे राष्ट्रीय गौरव पर चढ़ करके हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी झंडा लगाया गया। और ये ऐसा करने में कम से कम 2-3 घंटे लगे थे। यदि दिल्ली पुलिस को ही आदेश रहता या जो सेना की टुकड़ी है उसी को आदेश रहता, मिनट में जो है सारे आतंकवादियों को भून करके वहीं रख दिए होते। तो राष्ट्रीय दिवस के दिन और ये घटना और हुई थी। एक आतंकवादी जो है हमारे दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसको जान से मारने की भी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके विषय में ये गद्दार किस्म का जो है राजीव सरदेसाई झूठी कहानी वो बना रहा था। वो बात दूसरी है। ये जितने भी पत्रकार हैं, राजीव सरदेसाई हुए, आशुतोष हुए, मुकेश कुमार हुए, और क्या कहने की ये पुन प्रसन्न वाजपेयी है, रवीश कुमार, और ये NDTV वाले निधि राजदान, निधि कुलपति, श्रीनिवास जैन, अखिलेश शर्मा, ये सब देश के खतरनाक गद्दार हैं। और ये उसी NPC के चाटुकार मंडली के वो ये सब सदस्य हैं। तो इन घटनाओं से मोदी महोदय ने पूरे देश को आज तक माने आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन जो है इस तरह से, जबकि हमारी इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, और हम विश्व शक्ति होने का दम भी बढ़ते हैं, दावा भी करते हैं। ऐसे देश में एक आतंकवादी बिल्कुल आंखों के सामने जहाँ की मिलिट्री भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, वो जाकर के आतंकवादी हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे के स्थान पर उसको हटा करके खालिस्तानी झंडा लगाया। ये मोदी महोदय ने देश को शर्मसार किया और इनको जरा भी लाज नहीं आई और लोकसभा में सरेआम कर रहे हैं इन्हीं ताकतों को, इन्हीं GNPC और वाम दलों और इनके साथ मिले हुए जो जितने भी आतंकवादियों को कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। मतलब जब तक मोदी हैं तब तक सभी देश विरोधी जो ताकतें हैं, चाहे वो आतंकवादी हों चाहे जिस रूप में भी हों, आप देश विरोधी भारत विरोधी गतिविधि करते रहिए। इस तरह का संदेश देने वाला तो मैं तो नहीं समझता कि भाई कोई ऐसा वो इस देश का नेता होगा और भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो खैर ये इनकी चरित्र, ये मोदी महोदय का चरित्र है और ये फितरत है। तो वो भले वो तमाम विकास परियोजना 15,000 करोड़ की, 12,000 करोड़ की, 1 लाख करोड़ की योजना का शिलान्यास, इस तरह की योजनाओं का शिलान्यास, और दूसरे जब वो योजनाएं बन जाती है तो वो उसका फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। काम करते हैं अपने इंजीनियर, काम करते हैं अपने टेक्नीशियन, काम करते हैं मजदूर, और ये सिर्फ जो वो फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। यही काम इनका। और अपने शासनकाल में तमाम जो है नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को छोड़ रखा है, जिसमें कि पुष्पेंद्र कुल से सबसे आगे। तो इतना यानी देश विरोधी हरकत करते हुए तब भी ये बोलते रहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। कितना पाखंडी लगता है वो।
देश समझ जाए कि सबके साथ सबके विश्वास, चुनाव कैसे जीतते हैं, वोट कैसे पाते हैं, सत्ता कैसे आते हैं, उसकी एक इंटायरली डिफरेंट एक मैकेनिक्स है, वो साजिश है। इसका मतलब नहीं कि वो लोकप्रिय है। तो ये सबका विश्वास बड़े ऊंचे मंच से जो कहते हैं वो बिल्कुल पाखंडी है और निरा मिथ्या है। इनका विश्वास जो है सिर्फ जो है वो जो गद्दार राहुल गांधी है उस पर हो सकता है, वामपंथियों पर हो सकता है, ममता बनर्जी पर हो सकता है, अवाम पर नहीं है। अवाम का न तो इनके साथ कोई साथ है और न तो अवाम का इनके ऊपर कोई विश्वास है। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल पक्की बात है। तो ये रहा। तो भारतीय जनता दल अपने ये सीमित साधन मैंने अभी यूट्यूब के माध्यम से भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, मैंने वो ये समझा रहा है कि हमारी आवाम ये समझे कि उसके लिए देश और देशवासी सर्वोच्च हैं। इस देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च है और भारतीय एकता सर्वोच्च है। ये निवेदन कर रहा है, समझा रहा है। अब इसमें जो विखंडन करने वाली ताकतें हैं, जिसमें कि सबसे खतरनाक है जीएनपीसी और इसके साथ साथ बीजेपी और भी ये वामदल और टीएमसी वगैरह जो है, अभी मतलब कि भारतीय जनता दल की इस अभियान में अभी भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं। ये बात सत्य है। हिमाचल में काफ़ी इसकी गूंज है और हिमाचल के लोग तो ये सुनने में आ रहा है कि जो चुनाव आ रहा है अभी 3-4 महीने बाद, उसमें आमंत्रित भी कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट कि भारतीय जनता दल अपने कैंडिडेट भी वो खड़ा करें। निश्चित रूप से साधन तो चाहिए ना तो साधन वो जुटा रहा है और अपने उम्मीदवार भी वो खड़े करेगा। लेकिन हमारे हिमाचल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से ये नम्र निवेदन है कि समर्थन तो करिए ही, साथ में जो है वो उम्मीदवार चयन में भी आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। चूंकि भारतीय जनता दल ने पहले ही कह रखा है कि जो उम्मीदवार होंगे वो पात्र होंगे। पात्र से मतलब कि उनमें जो भावना होगी, जो जज्बा होगी, वो 4 गुणों के आधार पर होगी और जो कि शुद्धता है वो हकीकत में होगा। मैंने कहने के आधार पर नहीं, कहासुनी के आधार पर नहीं, दुष्प्रचार के रूप में नहीं, वो हकीकत में, वास्तविकता में। वो क्या कि एक तो वो राष्ट्रभक्ति, यानी राष्ट्र के प्रति जो है वो अपने देश को सर्वोच्च माने, अपने देश को, अपने भारतवर्ष को सर्वोच्च माने। ये नहीं कि हमारा सनातन जो है वो भारतवर्ष से भी ऊंचा है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हिंदू सनातन जो है भारतवर्ष से भी ऊंचा है, हिंदू सनातन जो है वो संविधान से भी ऊंचा है, हिंदू सनातन जो है अपनी आवाम से भी ऊंचा है। इस तरह की जो है वो गलत फहमी न पाले। और इस प्रकार किसी के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इस्लाम जो है भारत से भी बड़ा है, हमारा इस्लाम जो है वो जो आवाम से भी बड़ा है, हमारा इस्लाम जो है भारत के संविधान से भी बड़ा है। इस तरह की गलतफहमी जो है कोई भी ना पाले और इसीलिए जो कैंडिडेट हो उसके दिमाग में राष्ट्रभक्ति का जज्बा इसी प्रकार का वो होना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति है और समर्पण है और कर्तव्य निष्ठा और चरित्रवान, तो इन 4 गुणों का होना आवश्यक है। और यदि प्रतिशत की समस्या है तो भारतीय जनता दल के संपर्क में जब भी आएगा वो भाषण के द्वारा कैंप वो लगा करके या ब्रेन स्टॉर्मिंग तमाम विधि होती है,
यानी उन भावों को भरेगा, और उन पात्रों को चुनने का कर्तव्य जो है या जिम्मेदारी जो है आप आदरणीय भारतीय आवाम को होगा कि ईवीएम मशीन पर ऐसे पात्र लोगों को चुन करके राष्ट्रीय कर्तव्य निभाइए, और बाकी जो विखंडनकारी ताकतें हैं उनको उसी ईवीएम मशीन पर जो नस्में नाबूद करें। तो इस तरह से भारतीय आवाम ताकत दल ये बताना चाहता है। तो बात चल रही थी कि भारतीय आवाम ताकत दल जो है अभी सीमित साधन जो यूट्यूब के माध्यम से भारतीय एकता का या भारतीयता के माहौल को लाने के लिए, स्थापित करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, और आवाम भी इसमें शामिल हो रही है। कितना अब तक शामिल हो चुकी है एक विषय हो सकता है। तो जो ये विखंडनकारी ताकतें हैं, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस, बीजेपी इत्यादि जो है, ये भारतीय एकता को रोकना चाहती है। भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा को रोकना चाहती है, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा को रोकना चाहती है। उनके मस्तिष्क या उनकी सोच ये है कि यदि देश में भारतीयता आधारित एकता आ गई, भारतीयता आधारित सद्भाव आ गया, भारतीयता आधारित भाईचारा आ गया, तो इनकी विखंडनकारी जो गतिविधियां हैं या विखंडनकारी जो दुकानें हैं या उन दुकानों के आधार पर जो सत्ता हथियाते हैं, उन साजिशों का क्या होगा, ये चिंता शायद ये सुनने में है, ये चिंता उनको होने लगी है। तो भारतीय आवाम ताकत दल अभी जो है शुरुआती तौर पर ही जो है वो रोकने के कई कुचक्र वो चला रहा है। पहला कुचक्र उनका ये है कि ये धमकी देते हैं। कभी बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो अब अपने योगी जी से और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि कार्रवाई करें। ठीक है, जो भी उनको कार्रवाई करें। यानी भारतीय आवाम ताकत दल देश में एकता लाना चाहता है भारतीयता के आधार पर। भारतीय आवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीयता के आधार पर जो है भारतीयता के आधार पर आपसी सद्भाव लाना चाहता है। भारतीय आवाम ताकत दल भारतीयता के आधार पर आपसी भाईचारा लाना चाहता है। इस प्रकार सभी कुछ जो है या भारतीयता आधारित मुल्क परस्ती, भारतीयता आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारतीयता आधारित जो है जनभक्ति या आवाम परस्ती, ये मतलब ये सारे जो मूल तत्व हैं इनको भारतीय आवाम ताकत दल लाना चाहता है। अब सवाल है कि ये भारतीय आवाम ताकत दल के ये सिद्धांत, ये कोशिश का ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले या जेएनपीसी वाले, टीएमसी वाले सामना क्या करेंगे बताइए ना। वो तो विखंडन जो है वो विखंडन तो कर ही रहे थे और वो कर भी रहे हैं। तो विखंडन करने वाले भारतीय एकता का सामना वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तो बस ये रोकने के लिए, तो रोकने का जो तरीका जो कुचक्र इन सबों ने अपनाया है उसके कुछ नमूने जरा सुनिए। पहला कि धमकी, ये जेएनपीसी के, कांग्रेस के कई नेता भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी को बराबर धमकी देते हैं कि हमने एड्रेस खोज लिया है यूट्यूब वाले सर का, और हमको और पानी बहुत सर के ऊपर से बिल्कुल बह चुका है, बह रहा है, और हम उठवा लेंगे, ये करेंगे। बड़ी इस तरह की बातें, जैसा कि जो भाषा गुंडे, मवाली और माफिया लोगों की होती है। और वाकई में ये जिनको आप ये कांग्रेस कहते हैं, ये पार्टी जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, वो भले मान्यता मिल गई है उसको
चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन आयोग से। लेकिन वस्तुतः जो है अब जो आप पाएंगे, इसके करीब में जाइए तो यह इस पार्टी में गुंडा मवालियों और बड़े बड़े दादाओं का वो साम्राज्य है। ये वो बहुत सात्विक किस्म के अपराधी हैं इसमें। तो धमकी और कभी-कभी दुष्प्रचार, और दुष्प्रचार किस किस्म का? अरे बीजेपी वालों ने जो है वो हजारों करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ दे करके यूट्यूब वाले सर को वो खड़ा किया है। और इसी तरह का आसपास ये बीजेपी वाले भी इस तरह का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। नंबर दो तरह का जो उनका कुचक रहा है, षड्यंत्र है, तो उसको भी समझिए। जब ये भारतीय जनता दल का ये प्रचार चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से अभी, तो कई हमारे भारतीय भाइयों ने ये प्रतिक्रिया दी थी कि ये मीडिया के लोग कम से कम जो है इस देश में भारतीयता आधारित माहौल लाने के लिए यूट्यूब वाले सर को मौका दें और इनकी बातों को प्रसारित होने का वो साधन बनाएं। ये हमारे भारतीय भाई बहनों की इच्छा है, उनकी प्रतिक्रिया है। ये बीजेपी वाले, जेएनपीसी वाले मीडिया को इस तरह से वो जकड़े और दबाए हुए हैं कि भारतीय जनता दल का ये विचार का प्रचार न हो। और बताइए, अब ये इस मीडिया को भारतीय एकता से जो है भारतीय एकता से परहेज है इसको। तो इतना ही नहीं, तो इस बीजेपी वालों ने और जेएनपीसी वालों ने मीडिया को इस तरह से दबाया हुआ है, में जकड़ा हुआ है कि भारतीय जनता दल का नाम तक नहीं लेना है। यदि कोई संदर्भ भी आता है तो बोलेंगे कुछ लोग जो भड़का रहे हैं, बस इतना ही बोल करके वो आगे निकल जाते हैं। नाम नहीं लेना। उनको पता है कि यदि नाम लिया गया तो भारतीय जनता दल का प्रचार जो है जंगल की आग की तरह जो है वो फैल जाएगा। और इस तरह से जो है मीडिया को दबाए हुए हैं कि कई बार ये संदर्भ आया और भारतीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी, कुछ पत्रकारों से भी कहे भाई हमारे कभी हमारे यूट्यूब वाले सर को भी मौका दीजिए। कई पत्रकारों ने कहा भाई जो यूट्यूब वाले सर हैं यानी उनको मौका, हमको पत्रकार बोल रहे थे कि हमको अपनी नौकरी गंवानी है क्या। इस कदर वो मैंने दबाव डाले मीडिया के ऊपर कि यूट्यूब वाले सर को दिखाने का मतलब कि उनकी नौकरी खत्म हो जाना, चले जाना। तो नौकरी खत्म होने का डर दिखा करके पत्रकारों को दबाया हुआ है। और इसी तरह से तो मीडिया को में इतना बड़ा खौफ सब ये डाले हुए हैं, दबाए हुए हैं ये जेएनपीसी वाले, बीजेपी वाले, समझ जाइए। और कोई भी संदर्भ जो है भारतीय जनता दल का वो लेते नहीं है और बात भी करते हैं तो बड़े घुमा करके और वो इनडायरेक्टली अब अपरोक्ष रूप से ताकि नाम ना आए। उनको पता है कि जिस वक्त नाम आना शुरू हो जाएगा तो भारतीय जनता दल का स्वतः प्रचार जो है जंगल की आग की तरफ फैल जाएगा और ये बहुत ही कम समय में यह पूरे देश में लोकप्रिय हो जाएगी। विचार तो है, तो चूंकि इसके विचारों का सामना करने के लिए ये जितने भी बीजेपी वाले हैं, जितने भी ये कांग्रेस वाले हैं, जितने भी टीएमसी वाले हैं, इनके पास कोई नैतिक वो बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है सामना करने का। तो
तो ये सामना नहीं करते। हाँ, और तीसरा किस्म का है ये नकल करते हैं। तो ये सोचते हैं कि यदि हम नकल ही कर लेंगे तब भी भारतीय जनता दल के इस अभियान को, इस प्रयास को थोड़ा वो रोक सकते हैं। मतलब कि भूतकाल में भी जो है जो मुद्दे लोकप्रिय हुआ करते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूर्ण स्वराज, जीएनपी, मैंने ये कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई के समय में कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं करती थी। अधिक से अधिक बात करती थी डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। पूर्ण स्वराज का या ये अंग्रेज जो है पूरा यहाँ से भाग जाए, हट जाए, ये मांग थी हमारे अमर शहीदों की, भगत सिंह की थी, और ये सुभाष चंद्र बोस की थी, चंद्रशेखर आजाद की थी, अशफाक उल्लाह की थी, खुदीराम बोस की थी, कि अंग्रेज यहाँ से पूर्णतः हटे। और कांग्रेसियों की थी डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जब अंग्रेज पूरी तरह से भागे और हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, जब ये मुद्दा लोकप्रिय होने लगा तो इन कांग्रेसियों ने अमर शहीदों के इस मुद्दे को तुरंत उसको चुराया। और चुराने के लिए यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है तुरंत जो है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता थी सरदार पटेल को, तो सरदार पटेल को पीछे करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके उससे ही घोषणा करवाया पूर्ण स्वराज की। कहाँ पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को। तो ये जो भी मुद्दा लोकप्रिय होता है, तो इस तरह की जो ताकतें हैं, जो विखंडनकारी ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो राजनीतिक दलों का वेश लेकर के सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं या साजिश करते हैं, तो लोकप्रिय मुद्दों को चुराने की इनकी हमेशा उनका एक इतिहास रहा है, उनकी एक परिपाटी रही है। तो भारतीय जनता दल के भारतीयता का ये जो मुद्दा जो लोकप्रिय हो रहा है, तो इसको चुराने की भी वो कोशिश कभी कभी करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें कि नकल तो नकल ही होती है ना। नकल कभी भी असल हो नहीं सकती। क्यों? जो हमेशा से विखंडन करता रहा है, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर सत्ता हथियाने के लिए आज वो भारतीयता की बात करे और भारतीय एकता की बात करे, तो ये उसके लिए इतना वजनी हो गया, इतना भारी होगा कि उसको ये ढो नहीं पाएगा। या दूसरे शब्दों में बोलेगा हाँ हम भी भारतीय हैं। सवाल इस बात की कि हम भी भारतीय का सवाल ही नहीं है। हम सिर्फ भारतीय जनता दल बता रहा है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। और इसी को स्पष्ट करने के लिए, मैं इसी यथार्थ को स्पष्ट करने के लिए कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा, तो इसी यथार्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे कहता है कि इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। तो इस यथार्थ के विपरीत क्या बोलेंगे? हम भी भारतीय हैं। हम भी भारतीय करके जो इनका असली स्वरूप है, तो फिर वो हिंदू मारे गए, तो मुस्लिम मारे गए, तो जो है उसने वो पत्थर फेंका, वो मुसलमान थे, भला हिंदू मुस्लिम जो शुरू कर देंगे, फिर जातियों का तांडव। तो ये इनकी असलियत है। सिर्फ एक शब्द बोल देंगे भारतीय का। शायद सुनने में आया है कि वो ममता बनर्जी भी कहना चालू कर दिया कि हम लोग भारतीय हैं। अब तक इतनी घोर सांप्रदायिक और घोर प्रांतवादी
ये और देश विरोधी, देश की गद्दार, देश की दुश्मन वो ममता बनर्जी के मुंह से वो भारतीयता का शब्द। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये इन ताकतों को गौर से समझे, और जब तक आप नस्ल में नाबूद नहीं करेंगे ईवीएम मशीन पर, तो इनका तांडव जो है आप झेलते रहेंगे। इनसे निजात चाहिए। और तो इसका सामना करने के लिए शायद जेएनपीसी ने कोई जयराम रमेश को लगाया हुआ है। अब वो झूठी कहानियां, झूठी बात, तो जेएनपीसी वालों का और भी है कि ये हमेशा झूठे ही बोलते हैं और अफवाह फैलाते हैं, बस यही है इनकी। किसी भी बात पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को जरा भी यकीन नहीं करना है। सुनने में आया कि वो जयराम रमेश एक और को मैंने इस तरह से खबर उछाल रहा है कि जो 562 रियासतें जो सरदार पटेल ने अपनी यानी कूटनीतिक कौशल के आधार पर ये किया था, तो कह रहा था कि प्रधानमंत्री तो नेहरू थे ना, तो नेहरू ने किया, उनके निर्देश पर किया। अरे बेवकूफ रमेश, नेहरू तो प्रधानमंत्री तो बनता ही नहीं, प्रधानमंत्री के योग्य था ही नहीं। उस नेहरू के समर्थन में मैं उस गद्दार नेहरू के मैं गद्दारी कहूंगा, इस देश का घोर गद्दार और सबसे बड़ा दुश्मन, उस गद्दार और भारत के सबसे बड़े दुश्मन नेहरू के समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था। जयराम रमेश सुन, तो वो तो बहुत निकम्मा किस्म का था, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं था। वो तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो जिस सरदार पटेल के पक्ष में पूरी कांग्रेस थी, उसको दबा करके ये अपने देश के ऊपर थोपा। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल जिनके पक्ष में पूरी कांग्रेस थी, उनको दबा करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू को इस देश के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर थोपा हुआ। तो वो प्राइम मिनिस्टर तो था ही नहीं, सबसे निकम्मा। तो उसके निर्देश वाली बात कहाँ? तो इसलिए हमारे देश के लोग बस यही मान लें कि वो जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, ये हमेशा झूठे ही बोलते हैं। बस इतना ही समझ जाए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, तब भी काफी खतरों से आप बच जाएंगे। और या उन्हीं का तर्क लिया जाए कि भाई माने जे रियासतों को इकट्ठा किया तो निर्देश इनका था, नेहरू का था। लेकिन जब ये बात उठती है कि सुभाष चंद्र बोस को जब ये गद्दार नेहरू ने मरवा दिया रूस में, तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी ये करवाता रहा। उसके तर्क में जयराम रमेश ऐसे भारत विरोधी तत्व जो है बोला करते हैं कि गृह मंत्री तो जो है गृह मंत्री तो सरदार पटेल थे। अब लो, जब जासूसी वाला आरोप वाली बात है, वो तभी आरोप आएगा, मैं उनके अनुसार तभी आरोप लगाएंगे सरदार पटेल के ऊपर। और रियासतों को यदि ये करने वाली बात हो तो ये श्रेय देंगे नेहरू को। तो इस तरह की घटिया जो सोच है, झूठ बोलने की आदत है, इससे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल सावधान हो जाए। और इसमें कोई बात नहीं, इनकी बात पर यकीन ही मत करिए। ये जब तक अभिशाप जो पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है कि इतने बड़े अभिशाप इस देश के ऊपर जो है अभी चल रहे हैं, कब तक ये हमारी आवाम जो है इसको झेलेगी और ईवीएम मशीन पर इनको शून्य नहीं करेगी। अब ये थोड़ा सा बहुत बड़ा अवसाद, बहुत बड़ा वो दुर्भाग्य है। तो
और इससे बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है कि इस जेएनपीसी से निजात दिलाने के लिए अवाम ने इनको लाया, बीजेपी वालों को लाया, मोदी जी को लाया, बड़े अरमान के साथ, बड़े आशाओं के साथ कि भाई कम से कम जो जेएनपीसी का जो लूटा हुआ जो धन है वो वही लाते। एसआईटी जो है, जो जिस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है काले धन, मैंने विदेशों से काले धन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईटी का खुद गठन किया था। और वो गठन जो है सबको मालूम होना चाहिए कि काले धन लाने के लिए, काले धन का के विषय में जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रयास किया, बहुत डंडे बजाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोनिया मनमोहन की जो यूपीए सरकार की ओर बहुत डंडे बजाए, लेकिन ये सब झूठ बोलते रहे कि हमको पता नहीं है, और हम जो है डबल, हम लोग जो है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एक्ट से बधे हुए हैं, तो हम झूठ बोलते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट उब करके, इनकी बातों से उब करके उसने खुद एक एसआईटी का गठन कर दिया, जिसमें कि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और जो उसका को चेयरमैन भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, और उसके जितने सदस्य मेंबर हैं वो आपके सीबीआई का चीफ होगा, सीबीडीटी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका चेयरमैन होगा, और शायद आईबी का भी चीफ होगा, ईडी का भी चीफ होगा। ये जितने चीफ होंगे वो उस एसआईटी को मदद करने के लिए उसके सदस्य होंगे। तो इस तरह का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उब करके वो गठन कर दिया। उस गठन को भी उस यूपीए सरकार ने काला धन लाने के लिए जो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको यूपीए की जो सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी उसको लागू ही नहीं किया। तो कम से कम ये मोदी महोदय जब 2014 में जो ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है एसआईटी गठन को ये लागू कर दिया। लागू करके ये मोदी महोदय ने तमगा लूट लिया, और उसमें जो है उसके अध्यक्ष थे एमबी शाह करके कोई थे, एमबी शाह या एसबी शाह जो भी है, और उसके को चेयरमैन थे वो अरिजीत पसायत थे। और इस प्रकार, और वो जो है एसआईटी जो है काले धन की, उसने क्या किया आज तक देश को पता ही नहीं। और 2014 में मोदी जी घूम कर के बोले थे कि इस कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है जिसकी कल्पना नहीं। और भोपाल में तो बोल दिए थे कि यदि एक भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। बस सही है। लेकिन मोदी महोदय ने 2014 में बोल करके सत्ता में बैठे हुए इनको 8 साल से उसे ऊपर भी कभी ऊपर भी हो गया, आज तक उस काले धन का न तो बोलते हैं और न तो आज तक उन्होंने लाया। और इसी डकैतों के, जेएनपीसी डकैतों के का जो काला धन है उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये तो हालत है कि यानी हमारी आवाम को बोला जाए कि फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, यानी तवे में हमारी आवाम चल रही थी जेएनपीसी के शासनकाल में, अब आग में गिर गई। तो और फिर इसके बाद ये जेएनपीसी वाले कहते हैं, भाई हमको तो जेएनपीसी और भी जो विरोध पक्ष वाले कहते हैं कि भाई हमको तो जितना आराम जो है मैंने इनके मोदी जी के शासन में है उतना तो ये हम खुद सत्ता में रहते तो भी नहीं मिलता।
तो ये सारे देश विरोधी ताकतों की पाल रहे हैं मोदी महोदय। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो भारतीय जनता दल का सामना करने के लिए, विरोध करने के लिए बस छिप छिप करके मैंने कि मीडिया को दबा दिया कि यार वो कि मीडिया जो है वो कभी भी जो है भारतीय जनता दल का न नाम ले, न इसके विचारों की चर्चा करे, न तो हमको बुलाया बिल्कुल। और जो अपरोक्ष रूप से जो है अब कुछ इनके जो सिपह सालार हैं वो जैसे कि प्रदीप सिंह वगैरह है, बोलते रहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर जो है वो हिंदू सनातन पर आक्रमण करते हैं, फलाने हिंदू सनातन जो है वो देश से ऊपर है, वो समझते नहीं। तो इस तरह की ताकतें जो है भारतीय जनता दल की जो है भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता भाईचारा का सामना करने के लिए इनके पास कोई नैतिक साहस, नैतिक बल है, इसलिए छुप छुप करके वार कर रहे हैं। और इसी पर जो है एक शेर है किसी शायर का, अब पता नहीं कितना मेल खाता है, लेकिन अब हमको याद पड़ गया तो हम बोल रहे हैं कि चिलमन में सज के बैठे हैं, चिलमन में सज के बैठे हैं, साहब सामने आते भी नहीं और साहब छुपते भी नहीं। चिलमन में सज के बैठे हैं, साहब सामने आते भी नहीं और साहब छुपते भी नहीं। तो वही हालत इनका है कि भारतीय जनता दल का न तो ये सामना वो कर सकते हैं और जो है छुप करके भी जो है वो इनडायरेक्टली जो है कि यूट्यूब वाले सर बस भड़का रहे हैं क्या। तो ऐसी ताकतों से जो आज, और ये दुर्भाग्य है कि ऐसी ताकतें सत्ता पर बैठी हुई हैं, तो वो क्या इस मुल्क को दे रही हैं, क्या आवाम को दे रहे हैं, वो सामने आपके है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।